नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 9 बल और गति हम लोग ले रहे हैं। गति की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, निर्देश बिंदु भी हम समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पिंड अथवा कण। जब भी वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है तो हम वस्तुओं को पिंड अथवा कण के रूप में मान करके चलते हैं और हम ये मानते हैं कि उस पिंड या कण का जो पूरा द्रव्यमान है, जो उसका भार है, वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहता है और उस बिंदु को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। लेकिन पिंड अथवा कण माने जाने के लिए वस्तुओं को दो शर्तों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि वस्तुएं जो हैं जब गति करें तो वो टूटे ना, यानी कि एक इकाई के रूप में वो कार्य करें। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि पिंड जो है उसका आकार इतना छोटा हो, किसकी तुलना में, जितनी गति वो निश्चित समय में तय कर रहा हो। उदाहरण के लिए यदि आप ये माने कि एक खुला मैदान है, उसमें कोई गेंद जब गति करती है तो उस गति की तुलना में, क्योंकि मैदान इतना बड़ा है, वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसकी द्वारा की गई गति की तुलना में गेंद के आकार को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य, नहीं के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि उसका आकार इतना छोटा है उस मैदान में तय की गई दूरी की तुलना। तो ये दो बातें यदि कोई वस्तु पूरी कर रही है तो हम उसे पिंड अथवा कण मान लेंगे। आइए नोट करें, पिंड अथवा कण वस्तुओं की गति का अध्ययन करते समय हम उन्हें पिंड अथवा कण मान लेते हैं। पिंड का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, जिससे उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। वह बिंदु जहां पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब जिन दो शर्तों की बात हम कर रहे थे वस्तु को पिंड या कण माने जाने के लिए, वस्तु को निम्न शर्तों का पालन करने पर पिंड अथवा कण माना जाता है। पहली शर्त है वस्तु गति करते समय ना टूटे और दूसरा है वस्तु का द्रव्यमान
वस्तु का आकार, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो। यदि वस्तु इन दो शर्तों का पालन करती है तो उस वस्तु को गति करते समय, उसकी गति का अध्ययन करते समय हम पिंड अथवा कण मान लेते हैं। आगे लेते हैं हम दूरी और विस्थापन। इन दोनों को समझने के लिए हम साथ साथ इनके अंतर के द्वारा इनको समझेंगे। देखने में हमें एक सी बात लगती है दूरी और विस्थापन, लेकिन दोनों में अंतर है। एक तरफ दूरी और दूसरी तरफ विस्थापन। अलग अलग पूछा जाएगा तो हम आसानी से अलग अलग इनके बारे में बता सकते हैं, और यदि अंतर पूछे जाते हैं तो आप अंतर के रूप में अपने प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। सबसे पहले हम दोनों की परिभाषा लेंगे। दूरी किसे कहेंगे? किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हो गई दूरी की परिभाषा। किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कोई पिंड जो है वो ए बिंदु से कहां जाता है? बी बिंदु पर, और बी बिंदु से पहुंचता है सी बिंदु पर। तो ए से बी तक जाने में यदि वो 4 मीटर की लंबाई पार करता है, और इसी प्रकार बी से सी तक जाने में वो 3 मीटर की लंबाई को पार करता है, तो यदि हमें कहा जाए कि ए से सी तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी पार की है, तो हम क्या करेंगे? ए से बी तक और बी से सी तक, तभी तो वो सी पर पहुंचा है। तो हम 4 + 3 बराबर हो जाएगा हमारा 7 मीटर। दूरी का मतलब कितना हो जाएगा? ए से सी तक की उसने कितनी दूरी तय की है? पहले 4 मीटर और बाद में 3 मीटर, तो तय की गई दूरी हो जाएगी 7 मीटर। जबकि यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार करेंगे। किसी
निर्देश बिंदु के सापेक्ष निश्चित दिशा में, यहां दिशा होना जरूरी है, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई कण A से B तक जाने में 4 मीटर चलता है। कौन सी दिशा में? ये दिशा है पूर्व की। पूर्व दिशा में चलता है 4 मीटर और उसके बाद B पर पहुंचने के बाद वो 3 मीटर चलता है उत्तर की ओर। ये दिशा है उत्तर। तो वो पहुंच गया C बिंदु पर। पहले A से B तक वो पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है और उसके बाद B पर पहुंचने के बाद C पर जाने के लिए 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, क्योंकि विस्थापन में हमें दिशा का बताना जरूरी है, किस दिशा में दूरी तय की जा रही है। अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच कितनी दूरी तय की गई, तो A से C के बीच की यदि दूरी निकाली जाएगी, तो आप ध्यान कीजिए, गणित में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ये हमारा हो गया। अब हमें यहां निकालना है, ये है AC इसका कर्ण। तो हम किस प्रकार निकालेंगे? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां हम इनके मान निकालने के लिए AC का क्या कर देंगे? वर्गमूल ले लेंगे। AC कैसे निकलेगा? जब हम इस राशि का वर्गमूल निकालेंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मान रखेंगे आप, AB का मान है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर प्लस BC बराबर है 3 मीटर के 3 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 का रूट निकालने पर आएगा AC बराबर 5 मीटर ये जो विस्थापन हुआ पहले पूर्व दिशा में फिर उत्तर दिशा में, तो A से C तक कितना हुआ? 5 मीटर विस्थापन हुआ। तो इस प्रकार यदि हम इसी प्रश्न में दूरी निकालते तो दूरी क्या हो जाती? 4 प्लस 3 बराबर हो जाती 7 मीटर। दूरी हो जाती 7 मीटर, जबकि विस्थापन आया है हमारा 5 मीटर। तो इस प्रकार दोनों में हमें स्पष्टतः इन उदाहरणों के द्वारा अंतर समझ में आ रहा है कि दूरी में हम जितनी दूरी तय करता है कण या पिंड, 4 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, जबकि विस्थापन में हम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कितनी दूरी तय की है उसे निकालेंगे। दूसरा अंतर हम कर सकते हैं आगे। दूरी
दूरी जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि हमने इसमें दिशा का उल्लेख नहीं किया। वही विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का बताया जाना आवश्यक है। पिछली क्लास में हमने आपको दोनों राशियां बताई थी, अदिश और सदिश। अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, जबकि सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी आवश्यक है। तीसरा अंतर, गतिशील वस्तु की दूरी समय के साथ साथ बढ़ती है। दूरी का मान बढ़ता है यदि वस्तु निरंतर गति कर रही है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जबकि विस्थापन के अंदर सदैव ऐसा नहीं होता, विस्थापन समय के साथ घट भी सकता है। और ये घट कब सकता है, जब वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर लौटकर आ रही हो, यानी जहां से चली थी उस ओर यदि कुछ लौटकर आ रही है तो विस्थापन का मान घट भी सकता है। चौथा यह है, दूरी का मान ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। दूरी ऋणात्मक या शून्य मान नहीं रख सकती, जबकि विस्थापन में ऐसा संभव हो सकता है। शून्य मान तथा ऋणात्मक मान हो सकते हैं। अब विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है, जरा देखिए। यदि कोई वस्तु इस ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और ये एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए वापस पुनः उसी ए बिंदु पर लौटकर आ जाती है, यानी यहां से चली और फिर वापस इसी बिंदु पर लौटकर आ गई है, इस स्थिति में विस्थापन क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो गई है, वही है, समान है। जबकि दूरी में ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो दूरी है उसका मान विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन की तुलना में ज्यादा भी हो सकता है। जैसा कि हमने एक उदाहरण आपको अभी बताया था, उसमें हमने देखा था कि दूरी तो 7 मीटर और विस्थापन जो है वो हमारा क्या है, 5 मीटर आया था। तो दूरी कभी कभी बराबर भी हो सकती है विस्थापन के, और कभी इसका मान ज्यादा भी हो सकता है। इतनी बात हो जाती है दूरी और विस्थापन के बारे में। लेते हैं बच्चों एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं।
आगे बात बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक ले रहे हैं हम चाल। चाल किसे कहेंगे? कोई भी वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे हम वस्तु की चाल कहते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु लगातार एक ही गति से नहीं चल पाती, उसकी गति जो है वो कम अधिक होती रहती है। इसलिए हम चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे औसत का मतलब हम जानते हैं जितनी दूरी उसने तय की है और जितने समय में वो तय की है। यदि हम उस दूरी को समय से भाग दे दें तो हमारे पास औसत चाल आ जाएगी। तो सबसे पहले परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल को अधिकतर औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं उसका कारण अभी हमने आपको बताया कि यदि कोई भी वाहन गति कर रहा है तो एक ही निश्चित चाल से वो गति नहीं करता रहेगा, कम अधिक उसकी गति होती रहती है। इसलिए चाल को हम औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। चाल एक अदिश राशि है। जैसा कि हमें परिभाषा में कहीं भी हमने दिशा का उल्लेख नहीं किया है, इसका मतलब ये जो चाल है वो क्या है? एक अदिश राशि है। सूत्र रूप में यदि इसे लिखें, चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय से इसे भाग देने पर हमें चाल पता चल जाती है। चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा हुआ समय। यदि चाल को हम v से बता रहे हैं और दूरी को d डिस्टेंस और समय को यदि t से बताते हैं तो v बराबर d बटा t, जहां पर v चाल, d वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और t दूरी तय करने में लगा समय। मात्रक एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। मात्रक हम सूत्र की सहायता से निकालते हैं। चाल का मात्रक निकालना है, d दूरी है, दूरी को हम मीटर में ले रहे हैं बटा t। तो यहां हम जो खड़ा डंडा खींचते हैं उसका मतलब है वो चीज नीचे है और इसको बोलते समय हम बोलते हैं मीटर बटा सेकंड की जगह हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो इस खड़े डंडे को हम बोलते हैं प्रति, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यात्रा करते समय जो वाहनों की चाल है उसे हम वाहनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं। तो चाल के मात्रक मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा।
चाल की परिभाषा आपके सामने, अदिश राशि है ये, इसका सूत्र हो गया, मात्रक हो गया। एक उदाहरण हम इस पर आधारित लेते हैं। ये जो सूत्र हम करते हैं इन पर आधारित आंकिक सवाल यानी संख्यात्मक प्रश्न भी हमें पूछे जा सकते हैं। एक छात्र अपने वाहन द्वारा 100 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यदि कुछ इस प्रकार का सवाल हमारे समक्ष है तो हम उसे किस प्रकार हल करेंगे। हल दिया है, जो चीज हमें दी है पहले हम वो देख लें। हमें दिया है 100 किलोमीटर यानी तय की गई दूरी। सौ किलोमीटर और कितनी समय में यात्रा तय की है। तय करने में लगा समय बराबर 2 घंटा। निकालने के लिए कहा गया है हमें औसत चाल, और सूत्र हम काम में लेंगे v बराबर d बटा t, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मान रखेंगे हम 100 बटा जो समय है वो हमें घंटे में दिया है। हल करने पर 2 की टेबल से जब काटेंगे इसे तो 50 बार ये कट जाएगा। अब चाल तो आ गई, साथ में इसकी इकाई निकालनी है, और चूंकि दूरी किलोमीटर में थी और समय घंटा में, तो आगे इकाई आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सामने आ गई औसत चाल। तो इस प्रकार से अगर हमारे समक्ष कोई भी सवाल है, राशि अगर हमें दी है तो हम आराम से चाल निकाल सकते हैं। दूरी दी है, चाल दी है, समय पूछा है, या दूरी और समय देकर चाल पूछी है, तो हम 3 में से 2 राशियां दी होने पर तीसरी की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब चाल से ही मिलती हुई एक और राशि है, उसे हम वेग कहते हैं। पहले हम अलग से वेग को जानेंगे और उसके बाद चाल और वेग में अंतर पढ़ेंगे। वेग किसे कहते हैं? थोड़ा सा अंतर है बच्चों चाल और वेग में। जहां चाल हमें दिशा नहीं बताती, वेग से हमें दिशा का पता भी चलता है। तो हम ये कहेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वस्तु का वेग कहते हैं। तो हमने चाल की परिभाषा में केवल शब्द जो जोड़े हैं वो है निश्चित दिशा में।
तो इस प्रकार वेग एक सदिश राशि हो जाएगी, जबकि चाल क्या थी, एक अदिश राशि थी। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका वही मात्रक होता है जो कि चाल का मात्रक है, क्योंकि इसका सूत्र भी वही है, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो नोट कीजिए आप। सबसे पहले परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और जिस प्रकार हम चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं, वैसे ही अधिकतर हम औसत वेग के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होती है वो विस्थापन कहलाती है। विस्थापन बटा दूरी तय करने में लगा समय। वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, जिसे विस्थापन भी कहा जाता है, बटा दूरी तय करने में लगा समय। यदि हम वेग को v से और विस्थापन को s से और समय को t से बताते हैं, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, चाल भी v से बताई थी, लेकिन चूंकि चाल एक अदिश राशि थी, लेकिन v वेग एक सदिश राशि है। और सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, कि हम तीर का एक निशान उसके ऊपर लगा देते हैं। तो अब हमें समझ में आ रहा है ये वेग है, जबकि अगर ये सदिश का निशान नहीं लगाते तो ये चाल है। इसी प्रकार विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो वेग का सूत्र हो जाता है ये। अब वेग की दिशा वही होगी जो कि विस्थापन की दिशा होती है। जिस दिशा में विस्थापन कर रही है कोई वस्तु, तो जो विस्थापन की दिशा है वही वेग की दिशा भी कहलाएगी। मात्रक इसका वही है जो कि चाल का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। इस पर भी आधारित एक सवाल ले लेते हैं। एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है तथा वह 200 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो वेग की गणना कीजिए।
फटाफट देखेंगे। हल करते समय दिया है और यहां पर हमें दिया है दूरी बराबर 200 किलोमीटर और समय बराबर 4 घंटा। तो वेग बराबर दूरी बटा समय 200 बटा 4 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां वेग है तो दूरी हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी और दिशा विस्थापन की दिशा पूर्व, तो उत्तर में हम लिखेंगे पूर्व की ओर। तो इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। आज का समय समाप्त हो रहा है बच्चों। अगली क्लास में मिलते हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है उसके साथ। नमस्कार।